हुकूमत और कलअदम तंजीम TLP के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। निगरानी के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम। हुकूमत ने दानिशमंदी से मसला हल करने को तरजीह दी, अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया। मुआहिदे में अमन और सलामती के लिए मुखलिसाना जद्दोजहद की गई। तमाम शराकतदारों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ममलकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान और उलमा कमेटी के नुमाइंदों की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत तजारत बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। सिंगल विंडो गवर्नेंस की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगा। सिंगल विंडो से पाकिस्तान को इलाकाई तजारत तेज करने का मौका मिलेगा। कोरोना के बायस सनअत और तजारत के शोबे को मसाइल का सामना करना पड़ा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर में तलबा के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान की जीत कश्मीर की जीत है तो कश्मीरी जश्न क्यों न मनाएं। मोदी जनता की ऐसी नारवा हरकतों से आज़ादी की उम्मीद बढ़ रही है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के ट्वीट। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। गुज़श्ता माह 22 कश्मीरी शहीद और मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का पुरान मुजाहिरीन के खिलाफ गोलियों, पैलेट और आंसू गैस समेत ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। महासरे और तलाशी की कार्रवाई और छापों के दौरान 1140 अफराद गिरफ्तार। रिहायशी मकानात और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया। गिलगित बल्तिस्तान का आज 74वां यौम आज़ादी। मरकजी तकरीब चनारबाग गिलगित में हुई। वज़ीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की परचम कुशाई और यादगार शहदा पर हाज़री। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को खुद इन्हिसार बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। अवाम की तामीर और तरक्की, सूबे में गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का तकरीब से खिताब। बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम। भारतीय दबाव के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने रेफरेंडम की इजाज़त दी। सरकारी इमारत पर खालिस्तान के झंडे लहरा दिए गए। सिखों की बड़ी तादाद में वोट कास्ट किए। दूसरे मरहले में रेफरेंडम अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों में होगा। अफगानिस्तान में तापी गैस पाइपलाइन पर काम का आगाज जल्द होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई, जिसमें तापी मंसूबे, रेलवे लाइन और बिजली के मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। इक्तसादी और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रशीद मिर्दोफ की काबुल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जापान में हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की इंतखाबात में कामयाबी। हुक्मरान इत्तेहाद ने ऐवान ज़ेरी में 293 नशिस्तें हासिल कर ली और अपनी इत्तेहादी जमात के साथ हुकूमत बताने की पोजीशन में आ गई है। नताइज के ऐलान के बाद जापान की स्टॉक मार्केट में तेजी। कोरोना के केसेस में खातिर खा कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.1%। 24 घंटे में कोरोना के 482 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 6 अफराद जाम हक। 1338 मरीजों की हालत तशवीशनाक। डेंगू के केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। पंजाब से 552, खैबर पख्तूनख्वा से 319 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 1 और लाहौर में मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। T20 वर्ल्ड कप में भारत को मुसलसल दूसरी शिकस्त। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड ने भी भारत को बआसानी हरा दिया। भारतीय टीम बैटिंग बॉलिंग दोनों में बुरी तरह नाकाम रही। 111 रन का हदफ कीवीज ने 15वें ओवर में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। डेरल मिचेल के 49 रन, ट्रेंट बोल्ट की 3 विकेटें। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अबूधाबी में T20 वर्ल्ड कप का 27वां मैच। अफगानिस्तान की नमीबिया के खिलाफ 62 रन से कामयाबी। मोहम्मद शहजाद के 45 रन, नवीन उल हक और हामिद हसन की 3 विकेटें। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
اور T20 ورلڈ کپ سپر 12 مرحلے کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری. آج گروپ 1 میں انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں ہوں گی آمنے سامنے. میچ رات 7 بجے شارجہ میں کھیلا جائے گا. پاکستان اپنا چوتھا میچ کل نمیبیا کے خلاف ابوظہبی میں کھیلے گا. T20 ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے دیکھیے PTV سپورٹس پر براہ راست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں. آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ایاز اسلم. میں ہوں صدف علی خان. سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. ناظرین بلٹن میں خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں. MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ, ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ. MCB بینک فار لائف. بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت اور کالعدم TLP کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. اس معاہدے کی نگرانی کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. ذمہ داروں کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہوگا. حکومتی نمائندوں اور علماء کی مشترکہ پریس کانفرنس کی تفصیل فہد جاوید سے. اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ حکومت اور کالعدم تنظیم کے درمیان مثبت انداز میں معاہدہ طے پا گیا ہے. معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے لائی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایک کی نہیں بلکہ پاکستان اور اسلام کی فتح ہے. یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے, یہ پاکستان کی فتح ہے, یہ اسلام کی فتح ہے, یہ حب الوطنی کی فتح ہے اور یہ انسانی جانوں کی حرمتوں کے تحفظ کی فتح ہے. یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے, سنجیدہ ماحول میں, ذمہ دارانہ ماحول میں اور آزادانہ طور پر ہوئے. اس لیے اس میں سب کا حسب مراتب کنٹریبیوشن ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ علماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملک کو بحران سے بچایا اور امن اور بہتری کا راستہ تلاش کیا. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کی کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ مذاکرات کو ترجیح دی جائے گی. وزیر اعظم کی ہدایت پر اور سب صاحبان کی فہم و فراست کو سامنے بروئے کار لاتے ہوئے اور ملک و ملت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے, جانتے ہوئے کہ انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے, ان قوتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو ملک میں افراتفری دیکھنا چاہتی ہیں. وہ قوتیں جو پاکستان کو مستحکم اور متحد دیکھنا چاہتی ہیں یقیناً وہ متفکر ہیں. اللہ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا ہے اور یہ بات پایا تکمیل کو پہنچی ہے. نیوز کانفرنس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر, پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان اور علماء کی کمیٹی کے نمائندے بھی موجود تھے. فہد جاوید, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ سنگل ونڈو سے پاکستان کو علاقائی تجارت تیز کرنے کا موقع ملے گا. شوکت ترین نے اسلام آباد میں پاکستان سنگل ونڈو کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ سنگل ونڈو گورننس کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گا. مشیر خزانہ نے کہا کہ کرونا کے باعث صنعت و تجارت کے شعبے کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. کرونا کے باعث سپلائی چین متاثر ہوئی. مشیر خزانہ نے کہا کہ حکومت تجارت بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. Our government came to power on the slogan of change and reform and improving the framework of transparency and accountability by leveraging technology for seamless, smart solutions for business and governance. We view the single window as a key tool and enabler for improving governance in all matters connected to cross-border trade and bring about much needed regulatory and procedural reform in the country's cross-border ecosystem.
وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ 31 دسمبر تک پنجاب بھر میں بھی ہیلتھ کارڈ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ہونے والی مہنگائی کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے فوڈ سپورٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ اس سال زرعی اجناس کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس کا زیادہ فائدہ کسانوں کو منتقل کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے طلباء کے لیے ایک اور احسن قدم۔ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پورٹل 2021-22 کی آن لائن درخواستیں وصول ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پورٹل 20 نومبر تک کھلا رہے گا۔ مزید تفصیل تخفیف غربت کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے ویڈیو پیغام میں۔ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پورٹل سال 2021-22 کی آن لائن درخواستوں کے لیے کھل گیا ہے۔ یہ پورٹل 30 نومبر تک کھلا رہے گا اور اس پورٹل کا پتہ آپ کو اس وقت اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی کسی بھی سرکاری یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام کے طالب علم ہیں اور آپ کے گھرانے کی آمدنی 45,000 سے کم ہے تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اہل ہو سکتے ہیں، اور وہ یونیورسٹیاں جو اس پروگرام میں شامل ہیں ان کی لسٹ آپ کو اس URL پر مل جائے گی جو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اسکالرشپ کس کو ملے گی یہ فیصلہ یونیورسٹیاں کرتی ہیں اور اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے، اور اہل ہونے کی صورت میں اسٹوڈنٹس کو احساس اسکالرشپ کے تحت مکمل ٹیوشن فیس اور ماہانہ گزر بسر کا وظیفہ بھی جاری ہوتا ہے۔ پاکستان اور شام کے درمیان دو طرفہ تجارت اور معاشی روابط کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اپنے بیان میں بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے تحت مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ مشیر تجارت نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے شام میں پاکستانی سفیر سعید محمد خان نے معاہدے پر دستخط کیے، جبکہ شام کے وزیر اقتصادیات اور بیرونی تجارت ڈاکٹر سمر الخلیل نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گورنمنٹ میڈیکل کالج اور شیر کشمیر میڈیکل کالج کے طلباء کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی جیت کشمیر کی جیت ہے تو وہ جشن کیوں نہ منائیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ مودی جنتا کی ایسی ناروا حرکتوں سے آزادی کی امید بڑھ رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ اکتوبر میں 22 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق قابض فوجیوں نے ان میں سے 12 کو جعلی مقابلوں میں یا دوران حراست شہید کیا۔ ان شہادتوں کے نتیجے میں 2 خواتین بیوہ اور 7 بچے یتیم ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے اس دوران پرامن مظاہرین پر گولیاں، پیلٹ اور آنسو گیس سمیت طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 1 درجن افراد زخمی ہوئے۔ بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز، پولیس اور بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 1140 افراد گرفتار کر لیے۔ اس دوران 6 رہائشی مکانات اور عمارتوں کو تباہ کیا گیا یا ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ ناظرین، بھارت میں ہندو دہشت گردی سے تنگ اقلیتوں نے آزادی کی جدوجہد تیز کر دی ہے، اور اب کشمیریوں کے بعد سکھوں نے بھی آزاد خالصتان کے قیام کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھرپور تحریک شروع کر دی ہے، جس کے تحت مختلف ممالک میں ریفرینڈم کرائے جائیں گے۔ پنجاب ریفرینڈم کمیشن کے اعلان کے مطابق رائے شماری کا آغاز لندن سے ہوا، جہاں ہزاروں افراد نے ووٹ ڈالا۔ اگلے مرحلے میں یہ ریفرینڈم امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور بھارتی پنجاب سمیت دنیا کے دوسرے خطوں میں ہوگا۔ یہ کمیشن امریکہ میں قائم خالصتانی گروپ 6 فار جسٹس نے تشکیل دیا تھا۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں مقیم کمیشن کے چیئرمین ڈین ووٹرز کا کہنا ہے کہ کمیشن کا کردار بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ریفرینڈم کروانے میں جسٹس کی مدد کرنا ہے۔
آگے بڑھیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کا 74واں یوم آزادی آج جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مرکزی تقریب چنار باغ گلگت میں منعقد ہوئی، جہاں گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبون اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس کے بعد جنگ آزادی کے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے کہا کہ آج کے دن ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت ہمارا علاقہ آزاد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وفاقی حکومت گلگت بلتستان کو خود انحصار بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ہماری حکومت عوام کی تعمیر و ترقی، صوبے میں گڈ گورننس کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ خالد خورشید نے کہا کہ صوبائی حکومت معاشرے سے ظلم و ناانصافی کے خاتمے، اداروں کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین خان گنڈاپور نے گلگت بلتستان کی یوم آزادی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے لازوال قربانیوں کے ذریعے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ پاکستان سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 370 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان سی پیک کا بیس کیمپ پاکستان کا معاشی ہب بنے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دینے پر پیش رفت تیزی سے جاری ہے۔ عبوری صوبے کے قیام سے گلگت بلتستان کے عوام کی دیرینہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے یوم آزادی گلگت بلتستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 1947 کو آج ہی کے دن ہمارے آباء و اجداد نے بغیر کسی بیرونی امداد کے جذبہ ایمانی سے سرشار اس خطے کو ڈوگروں سے آزاد کرایا۔ انہوں نے کہا کہ 1947 کو ہماری قوم نے جس اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا، آج ہمیں اسی اتحاد و اتفاق کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں اس عزم کا عہد کرنا ہے کہ خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہمیں آپس کے اختلافات کو بھلا کر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا کہ گلگت بلتستان میں جاری امن و امان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، ترقی کے اس سفر کو جاری و ساری رکھنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبون نے یوم آزادی کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ 1947 کو آج ہی کے دن گلگت بلتستان کے نہتے عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی۔ راجہ جلال حسین نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام ملک اور علاقے کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ یہ دن ہمارے آباء و اجداد کی آزادی کے لیے متفقہ جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں آج کے دن مسلکی اور علاقائی تعصبات سے بالاتر ہونے کا عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے۔ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کے باعث کرونا میں دن بدن واضح کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 40,621 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 482 مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.18% رہی۔ مہلک وبا سے مزید 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اب تک مہلک وبا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 28,456 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1,338 کی حالت تشویشناک ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک منٹ میں نئے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان بہتری لا سکتا ہے اور ایک اکاؤنٹ سے زندگی بدل سکتی ہے۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے فری ڈیبٹ کارڈ، فری چیک بک، فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ، فری بینکرز چیک، فری SMS الرٹس اور بہت کچھ۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ MCB بینک فار لائف۔ بھر میں ڈینگی وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ ڈینگی کی علامات میں تیز بخار، جلد پر خارش، جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا، آنکھوں، سر اور جوڑوں میں درد محسوس ہونا، ابکائیاں اور قے ڈینگی بخار کی علامات ہیں۔
अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। और अभी कुछ बात करते हैं डेंगू वायरस के हवाले से। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डेंगू के 552 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर से डेंगू के 385, रावलपिंडी से 70, फैसलाबाद और मुल्तान से 10-10, गुजरावाला से 8, शेखुपुरा और ननकाना से 7-7, जबकि सरगोधा और बहावलपुर से 6, मुजफ्फरगढ़ से 5, लिया और उकाड़ा से 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी में लगाए गए कंटेनर्स हटा दिए गए हैं, जिसके बाद शहर में ज़िंदगी मामूल पर आ गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट से। जी हसन, बताइएगा कि कंटेनर्स हटाए जाने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है कि जब से कंटेनर हट गए हैं सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जो है वो मामूल के ऊपर आ गई है, मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। जैसा कि हमारे इल्म में था कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जो ये कंटेनर लगाए थे उससे शहरियों को आमदोरफ्त के अंदर काफ़ी दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ा। जुड़वा शहरों के अंदर जो अहम मकामात हैं जैसे शमशाबाद है, फैज़ाबाद है, यहाँ से लोग गुजर के इस्लामाबाद जाते हैं या इस्लामाबाद से रावलपिंडी में आते हैं। तो ये जो आपका जो एक तरह के आप इसको जंक्शन पॉइंट्स कह लें, यहाँ पर जो कंटेनर लगाए गए थे उसकी वजह से शहरियों को जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और बिलखुसूस जॉब पे जाते हुए काफ़ी ज़्यादा जो डाइवर्जन थी, घूम के जाना पड़ता था, काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता था। तो अब जब से ये कंटेनर हट गए हैं तो हम देख रहे हैं कि जो ये रवानी है ये काफ़ी हद तक जो है इसमें बेहतरी आ गई है। इसके साथ साथ मैं ट्रैफिक के साथ साथ मैं एक और बात भी करना चाहूँगा कि जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई थी कंटेनर्स की वजह से। और जो ही हमने देखा है कि ये कंटेनर जो है जो ही ये हटे हैं तो हम देख रहे हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है वो बहाल हो गई हैं। जी हसन, ये बताइएगा, हमें देख रहे हैं जिस तरह आपने फरमाया कि कंटेनर्स जो हैं उनको तो हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी शाहराहों पर साइड पर कंटेनर्स जो है मौजूद हैं, तो इनको उठाने का अमल जो है वो कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? इंतज़ामिया क्या बता रही है इस बारे में? जी, मैं देख रहा हूँ कि बल्कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कंटेनर्स को जो है वो रोड्स के साइड के ऊपर जो है वो पाइल अप कर दिया गया है। और साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी सारे फ्लैट बेड जो हैं वो ट्रक्स वो भी यहाँ से गुजरे थे जो क्रेन के ज़रिए इनको उठा के जो है वो फ्लैट बेड के ऊपर रख रहे हैं, फिर यहाँ से इनको मूव किया जा रहा है। तो ये अमल जो है इस पर काफ़ी तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। ऑब्वियसली काफ़ी सारे कंटेनर्स है, उसमें टाइम तो लगेगा, मगर मेन चीज़ ये है कि जो अहम शाहराहें हैं जहाँ जिनको बंद कर दिया गया था वो मुकम्मल तौर पर खुली हैं और जो शहरी हैं वो बासानी एक शहर से दूसरे शहर आ जा रहे हैं। और इसी वजह से मुझे उनमें जब मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई है शहरियों के साथ तो मैंने उनमें काफ़ी खुशी भी पाई है कि जो उनको ट्रैफिक के मसाइल थे पिछले दिनों वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। जी सही। हसन, आपने कहा कि लोग जो हैं उनके तासुरात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ऐसे से हम देख रहे थे कि हालात उस तरीके से नहीं थे। अभी कंटेनर्स हटा दिए गए हैं, हम ये देख रहे हैं कि ज़िंदगी मामूल पर वापस आ गई है। लोगों के तासुरात ज़रा तफसील से हमें बताइएगा कि कैसे हैं। मैडम, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा कि ट्रैफिक क्योंकि लोगों ने दफ्तरों में जाना होता है, बच्चों ने स्कूलों में कॉलेजों में जाना होता है, तो ऑलमोस्ट जो है वो लोगों ने सड़कों के ऊपर आना ही आना होता है अपनी ज़िंदगी को रमा दमा रखने के लिए। तो जब इस किस्म की रुकावटें खड़ी की गई थी तो उससे उनको डेफिनेटली उनको परेशानी भी हुई थी, और जब ये रुकावटें हटी हैं तो वो परेशानियाँ दूर भी हुई हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात भी आपको करना चाहूँगा कि जो फार्म टू मार्केट की जो सप्लाई चेन है, जो खाने पीने की अशिया का जो तरसील है वो भी मुतासर हुई थी। और दुकानों के ऊपर जो खाने पीने की बुनियादी अशिया है उनके अंदर एक मैं किल्लत तो नहीं कहूँगा मगर कमी ज़रूर आई थी, उस वजह से भी लोगों में परेशानी थी। तो जो ही जब ये कंटेनर हटे हैं, ट्रैफिक स्पेशली जो कमर्शियल ट्रैफिक है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जब वो दोबारा शुरू हुई है तो ऑब्वियसली वो जो फार्म टू मार्केट और वो स्पेशली जो सप्लाई चेन का जो निज़ाम है मुकम्मल तौर पर बहाल होने से उससे लोगों को जो अशिया की दस्तियाबी है वो भी बेहतर होगी। तो ऑब्वियसली खुशी की वजह एक ये भी है कि ना सिर्फ आप नकलो हमल के अंदर जो है वो आपको आसानी आ रही है, बल्कि जो आपको दरकार चीज़ें हैं वो भी अब आपको दुकानों पर बआसानी मिलेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे फैज़ाबाद से तमाम तर सूरत हाल से कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक जो है वो बहाल हो चुकी है और लोगों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कराची आपको लिए चलते हैं। आपके इस वक्त मिनिस्टर IT जो हैं वो अमीनुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं
कि यस वहाँ पर भी इसके पास सिर्फ डिप्लोमा नहीं बल्कि BS की, MS की और PhD की डिग्री भी होनी चाहिए। तो वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद एकेडमी ऑल्सो कि इन मामलात को बेहतर से बेहतर किया जा सके। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है कि हमारा काम क्या है कि टू सिक्योर द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो गालिबन बैंकिंग सेक्टर भी आ जाता है, डिफेंस सेक्टर भी पूरा आ जाता है। इसके ऊपर हमने क्या किया है? इसके ऊपर हमने एक एनसेट बनाया है, यानी नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई है, जो कि गालिबन हमारे सेक्रेटरी IT आज वो मौजूद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इज इन इस्लामाबाद डूइंग सम इंपॉर्टेंट वर्क, उनके सरबराही में बनाई गई है कि वो तमाम चीज़ें देखेंगे। और हमने इसके ऊपर रखा गया है कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर साइबर हमले को कौमी इस्लामियत पर जारी तस्वुर किया जाएगा और उसको रिएक्ट किया जाएगा। और रिएक्ट कौन करेगा? ये जो एनसेट की जो टीम है ये इसको एनालाइज करेगी, जिसके अंदर मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ IT के सेक्रेटरी साहब हैं, अपना सेक्रेटरी डिफेंस होंगे, सेक्रेटरी इंटीरियर होंगे और हमारे जो मुख्तसर हलके उनके लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो यस हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देखते हैं क्या है कि पिछले चंद महीनों में FBR एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, फिर हमें पता लगता है मीज़ान बैंक है, फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पे भी मामला खराब हुए और अब हमें पता लगता है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे भी मामला हुए। तो इन तमाम लोगों को मुझे याद है कि फरवरी के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ IT ने तमाम सरकारी इदारों को खत लिखा था कि आप अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर से बेहतर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तमाम लोग, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से कहा 20,000 तनख्वाह मिलती है और उनको करोड़ों रुपए का वैन देके रवाना करते हो। अरे भाई, जब आप करोड़ों रुपए कमा रहे होते हो, अरबों रुपए कमा रहे होते हो, तो उसके ऊपर चंद लाख रुपए खर्च तो करो। तो ये तमाम लोगों को फरवरी के महीने में खत लिखा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने काम नहीं किया। जब FBR को इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा, जो शौकत तरीन साहब कहते हैं, अमीन भाई, जो हमारा IT एक्सपर्ट जो बैठा हुआ था वहां पे FBR के अंदर, वो कस्टम ग्रेड का अफसर था। अब कस्टम ग्रेड का अफसर क्या देखेगा IT के मामलात को? आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें, IT एक्सपर्ट को अपने साथ बैठाएंगे जिससे सूरत हाल बेहतर होती है। सेम कंडीशन मेरा ख्याल नेशनल बैंक के साथ भी हुआ है, होपफुली। और अच्छी बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT जो NTC के जरिए वो तमाम डाटा जो होस्ट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक जगह भी, किसी एक जगह पर भी कोई हैकिंग कामयाब नहीं हुई है। तो ये मैं समझता हूँ द क्रेडिट गोज टू द मिनिस्ट्री ऑफ IT कि हम हर जगह पे अपनी जगह पे महफूज डाटा को रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला इन चीजों पे लेकर आगे चलते रहेंगे। थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ IT के भी हवाले से भी कर लेता हूँ, बल्कि अगेन बड़ी अच्छी बात है कि 2 रोज़ा ये हैकाथॉन हो रहा है और मुझे पता है इसके बाद हम लाहौर में भी जाना है, इसके बाद हम इस्लामाबाद में भी जाना है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से भी वेल ट्रेंड लोगों को निकालेंगे, अच्छे लोगों को निकालेंगे और चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ अगले साल भी हमने क्या रखा हुआ है कि ट्रेनिंग कैंप और बूट कैंप भी, ताकि अच्छे माहिरीन, अच्छे नौजवान हमें निकल सके जो मुल्क कौम की खिदमत कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ IT सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पे नहीं बल्कि नेशनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पे भी, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पे भी काम कर रहे हैं और उसके तकरीबन प्रोसेस आखिरी मरहले पर है। इसमें भी हमने फिर अगेन जमहूरी तरीक़ाकार अपनाया है, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया है। इसकी भी एक जिसे कहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी ये लोड किया हुआ है और हमने इसमें भी अच्छी बात ये की कि हमने यूरोप और अमेरिका में जो भी IT फील्ड से रिलेटेड हमारे पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल किया और जितने बिजनेस कम्युनिटी के लोग IT इंडस्ट्री के, उनको मैं वादा कर दूं कि यस 2 चीज़ उसमें रखी गई है। नंबर 1 एक तो सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान तो होगी नंबर 1 पे, साथ साथ हमने उसको बिजनेस फ्रेंडली रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि बिजनेस फ्रेंडली होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो यस हमने इसीलिए जो जिसे कहते हैं वो तमाम लोग जो US में और यूरोप में बैठे हुए उनको भी ऑन बोर्ड लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अजबल इज़ वर्किंग ऑन इट। ये इसको बल्कि मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे मेंबर ICA ये लीड भी कर रहा है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके तमाम लोगों को ऑन बोर्ड दिया। चिश्ती मौजूद हैं, कोठारी साहब मौजूद हैं, शेरवानी साहब मौजूद हैं, प्लस क्या नाम है अपना एम्बेसडर साहब खुद मौजूद है इसके अंदर है। तो हम इसको बिल्कुल मेक श्योर करें कि बिजनेस फ्रेंडली हो। हमें रेजिस्टेंस भी है लेकिन हम बिल्कुल कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सिक्योरिटी नंबर 1, साथ साथ बिजनेस फ्रेंडली, इसके साथ भी आगे चलेंगे।
थोड़ी सी बात मैं कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के हवाले से कि हमने क्या किया है, हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी सिस्टम है, जो हम हर गुजरते, ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है कि जो इंटरैक्ट होती है आपस में कनेक्टिविटी के साथ होती हैं। अगर मुल्क में बेहतर टेलीफोन का सिस्टम चल रहा होगा तो ये तमाम चीज़ें कामयाबी के मराहल तय कर रही होंगी। तो पिछले 3 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने कनेक्टिविटी पे 31 अरब रुपए खर्च किया है, यानी कि पाकिस्तान के वो तमाम अनसर्व अंडर सर्वे एरियाज जो है, जो जिसे हम कहते हैं कि दूर दराज के इलाके हैं, उसके ऊपर लगभग 31 अरब रुपए। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक कराची में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि IT के शोबे की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। बासलाहियत लोगों को आगे लेकर आएंगे जो मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। अफगानिस्तान में तापी गैस पाइपलाइन पर काम का आगाज जल्द होगा। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा रशीद मीरदोफ ने काबुल में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई है, जिसमें तापी मंसूबे, रेलवे लाइन और बिजली के मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में इक़्तिसादी और सियासी उमूर पर भी बात की गई। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और उनके वफ़द ने अफ़गान नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी से भी मुलाकात की और इक़्तिसादी मंसूबों पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले किए गए। अफगानिस्तान से चीन को चलगौज़े की बरामद का आगाज़ हो गया है। आज काबुल एयरपोर्ट से पहले कार्गो तैयारे ने उड़ान भरी। इस हवाले से काबुल एयरपोर्ट में मुख्तसर तकरीब हुई, जिसमें नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी, तर्जुमान अफ़गान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। अफगानिस्तान में रवां बरस चिलगूज़े की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्को है। अफगानिस्तान से फ़साई ऑपरेशन मुअत्तल होने के बायस काश्तकार और ताजिर मुश्किलात से दोचार थे। रोम में होने वाले G20 सरबराह इजलास में आलमी रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर जो बाइडन और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के दरमियान होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने एक ट्वीट में कहा कि बरतानिया अफगानिस्तान को 5 करोड़ पाउंड की इमदाद देगा। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने G20 मुल्कों पर जोर दिया था कि वह अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की फराहमी पर तवज्जो मरकूज करें। इसके साथ साथ G20 मुल्कों के रहनुमाओं ने माहौलियाती तब्दीली से निमटने पर भी इत्तेफाक किया है। ताहम आलमी हिद्दत में कमी के लिए चंद ही ठोस वादे किए हैं, जिस पर माहौलियाती कारकुनों ने बरहमी का इजहार किया है। रोम में होने वाले सरबराह इजलास में G20 के रहनुमाओं ने गरीब मुल्कों में कोयले से चलने वाले बिजली घरों के लिए सरमाए की फराहमी रोकने का वादा किया, लेकिन अपने मुल्कों में ऐसे बिजली घरों के खात्मे के लिए कोई निज़ाम नहीं दिया। रहनुमाओं ने आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 दर्जे सेंटीग्रेड तक महदूद करने पर इत्तफाक किया। ताहम 2050 तक कार्बन के अखराज के खात्मे से मुतालिक कोई ठोस वादा नहीं किया। जापान में हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। हुक्मरान इत्तेहाद ने ऐवान ज़ेरी में 293 नशस्तें हासिल की और वो अपने इत्तेहादी जमात के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई हैं। जापान के वज़ीर आज़म फ्यूमियो किशिडा ने सिर्फ 1 माह पहले ओहदा संभालने के बाद नए इंतखाबात का ऐलान किया था। नताइज के ऐलान के बाद जापान के स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है। आलमी मंजरनामे के बाद रुख करेंगे कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सैनेटर्स और अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक से ताउन के हुसूल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि सूबे की मजमूई तरक्की और कुदरती वसाइल को बरूए कार लाना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारी खुशकिस्मती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान की तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी बलूचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर बलूचिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली के जरिए भी बलूचिस्तान के तरक्याती ज़रूरियात और मसाइल और मुश्किलात को भरपूर तौर पर उजागर करने पर इत्तेफाक किया गया।
वज़ीर ममलूकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि जिस पार्टी की क़यादत का फैसला नहीं हो पा रहा वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक क्या चलाएंगे। डीजे खान में PTM के जलसे में शहबाज शरीफ और फजल रहमान के खिताब पर रद्द अमल में वज़ीर ममलूकत ने कहा कि जनूबी पंजाब की महरूमियों के ज़िम्मेदार यही लोग हैं। नून लीग के हर मनसूबे में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हुए। इन लोगों ने पसमानदा इलाकों का न सिर्फ हक मारा बल्कि किसानों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। PTI के दौर में न सिर्फ ज़राई पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ बल्कि किसानों को 1100 अरब रुपए इजाफी दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चैलेंजेस के बावजूद कामयाब जवान प्रोग्राम, किसान कार्ड, हुनरमंद जवान समेत मुतादिद समाजी तरक्की के मंसूबे शुरू किए। फ़ारूक हबीब ने कहा कि फजल रहमान से आमदन के ज़राए का सवाल हो तो इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। जब मुल्क में ड्रोन हमले होते थे तो फजल रहमान पुरस्कार तौर पर क्यों खामोश थे। वज़ीर ममलूकत ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों के बेलौस सफ़ीर और दलेर वकील हैं। उन्होंने हर आलमी फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी फजल रहमान अपना एक कारनामा गिनवाते हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने PDM के जलसे पर रद्द अमल में कहा है कि डेरा गाजी खान के अवाम ने PDM को आईना दिखा दिया। नाकाम जलसे के बाद PDM को इंतशार की सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि PDM का जलसा बुरी तरह नाकाम रहा। ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं बल्कि पैसा बनाने के लिए फिर से इख्तिदार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुस्तार की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम को उनका हक दिया है। एक बार फिर साबित हो गया कि डेरा गाजी खान PTI का गढ़ है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने मेयो हस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौम अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ी है। तमाम तर इख्तियारात के बावजूद मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। मामलात को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के ख्वाह हैं। सियासत जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि फसाद या तशद्दुद के बगैर मामलात को हल किया जाए। फोर्सेस के जवान हैं, हमारी पुलिस है, रेंजर है, अफवाज पाकिस्तान है, सलामती के इदारे हैं। हम सब उनको एक पैगाम दें कि अगर आप अपनी वतन के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अमन व अमान के लिए आप खड़े होते हैं, कुर्बानी देते हैं तो हम सब आपके साथ खड़े हैं। और नाज़रीन, माह अक्टूबर ख़वातीन में छाती के सरतान से मुतालिक आगाही के महीने के तौर पर मनाया गया। कराची में भी मरज़ से मुतालिक आगाही के लिए तकरीबात और सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसकी तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। ख़वातीन को छाती के सरतान से मुतालिक आगाही के लिए मुनक़िदा सेमिनार से खिताब में माहिर डॉक्टरों का कहना था कि हर माह बाकायदगी से ख़वातीन खुद इस मामले में अपना मुआयना करें, जबकि किसी भी किस्म की तब्दीली में डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। उन्होंने कहा कि शर्म या झिझक से बीमारी दूर नहीं होती। अगर पहले ही मरहले में डॉक्टर से चेकअप करा लिया जाए तो मर्ज के इलाज में खौतरखा फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर एक औरत हेल्दी लाइफ गुजार रही होगी तो यकीनन उसका घर, उसकी फैमिली भी हेल्दी लाइफ गुजार रही होगी। अपने आप को एग्जामिन करती रहें, ज़िंदगी के शोबों में वाबस्ता हैं तो उनको वहाँ पे कोई भी किस्म की जो है रुकावट किसी भी बीमारी की वजह से ना आए, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। लेडी डेफरेंट अस्पताल में भी इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में डॉक्टरों का कहना था कि मेमोग्राफी समेत इस मर्ज के इलाज के लिए पाकिस्तान में काफ़ी काम हो रहा है, ताहम लाइल्मी और शऊर की कमी नुकसानदेह साबित हो सकती है। जब तक औरतों में ये आगाही नहीं होगी कि उन्होंने 5 मिनट हर महीने अपने आप को देने हैं, 5 मिनट में सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। ख़वातीन को इस मुहिम से आगाही के लिए मुख्तलिफ वॉक का भी इनेकाद किया गया, जबकि माह अक्टूबर में खुद ख़वातीन ने भी मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की और बताया कि पिंक कलर के जरिए छाती के मर्ज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुआशरे में शऊर उजागर करने की कोशिशें की जा रही हैं। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाजरीन, ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है जिससे मुल्क तरक्की कर सकता है, लेकिन महकमा ज़राअत सिंध की अदम तवज्जो के बायस मूंगफली के काश्तकार मायूसी का शिकार हैं। मूंगफली के काश्तकारों की मुश्किलात पर घोटकी से देखते हैं बरकत अली की रिपोर्ट। मूंगफली मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरकर मार्केट में पहुंचती है। फसल तैयार होने पर काश्तकार जमीन का चप्पा चप्पा खुदाई करके मूंगफली हासिल करते हैं। कम वसाइल के बायस जदीद मशीनरी से महरूम काश्तकार तमाम काम हाथ से सरंजाम देते हैं। बड़े मेहनत सही वाला सही को पूरे धरती को सही खुटना पौंदे, पूरे धरती को कुदाल मरेंदो बात ये फली निकल दे। लेकिन इसके बरक्स इतनी ज्यादा मेहनत मुशक्कत के एवज
उन्हें इतना अच्छा मुआवजा नहीं मिल पाता। मूंगफली के पौधे की जड़ों से हासिल होने वाली मूंगफली को अलग करने और सफाई मयार के मरहले तक तमाम काम इंतहाई नफासत से किया जाता है और बच्चे बड़े इस काम में मशगूल रहते हैं। तजर्बे और महकमा ज़राअत की रहनुमाई के बगैर काश्तकार अपनी मदद आपके तहत बेहतर पैदावार की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। अगर मूंगफली की फसल पर तवज्जो दी जाए तो ये जमींदारों और काश्तकारों के लिए इंतहाई फायदेमंद फसल साबित हो सकती है और कई अफराद इससे बरसरे रोजगार हो सकते हैं। बरकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, घोटकी। नाज़रीन, कराची के इलाके करीमाबाद में कायम दिल्ली गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के क़याम को 50 साल मुकम्मल हो गए। इल्म व आगही के इस इदारे की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में तलबा ने मादिर इल्मी से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। तफसील मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन से। गोल्डन जुबली के मौके पर अलमनाए तालिब इल्म ज़ौक़ व शौक़ से स्कूल पहुँचे और मादुर इल्मी को एक दफ़ा फिर से तालीम व तरबियत के हवाले से मिसाली बनाने का अज़्म किया। दिल्ली ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सरकारी सतह पर देखभाल के फुक़दान और अदम तवज्जुही की वजह से खस्ता हाल इदारे पर पूरी दुनिया में मौजूद दिल्ली स्कूल के साबिक़ा तालिब इल्मों ने अपनी मदद आप के तहत इदारे की तज़ीन व आराइश, स्कूल में ब्लैक बोर्ड्स, कंप्यूटर और साइंसी लैब, बैठने के लिए बेंचों समेत तमाम साजो सामान की फराहमी को यकीनी बनाया, जबकि वो तालीम और तरबियत के हवाले से मुस्तकबिल के मेमारों के लिए बहुत कुछ करने का अज़्म रखते हैं। आज आपने विजिट किया होगा स्कूल को, आपने देखा होगा माशाल्लाह ये बिल्कुल जो हमारे ज़माने स्कूल होता है उससे भी अच्छा स्कूल ये हमारा। अभी हमने एक छोटी सी कोशिश की है, पहले इसकी स्कूल की ज़ाहिरी हालत सुधारने की, और इसके बाद इंशाल्लाह अब हम बाकी जो तालीमी इदारे हैं सारे जो बाकी हैं उनसे हम अप्रोच करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस स्कूल को जो है उसकी पहली पोजीशन में लाने में हमारी मदद करें। हम लोगों को आना चाहिए। आप देखें इस वक्त कितना जोश व खरोश है, किस तरह लोग अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूल के असातिज़ा हमेशा की तरह नहायत ही शफीक और नई नस्ल को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए मुस्तैद हैं। तकरीब में 50 साल के अरसे में फारिग तहसील होने वाले तालिब इल्मों ने अपने एहसासात और माजी की यादें अपने हम असरों से बयान की। सरकारी सतह पर सूबाई वज़ीर बराए ख़वातीन शहला रज़ा और सेक्रेटरी तालीम ने भी तकरीब में शिरकत की। बाद में शील्ड्स देने का सिलसिला जारी रहा। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दिल्ली स्कूल, कराची। पाकपतन में दरबार हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह पर महकमा औक़ाफ़ पंजाब के ज़रिए एहतमाम महफ़िल नात व मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मिलाद मुल्क के मारूफ मजहबी स्कॉलर ने खिताब और नात ख़ानों ने बारगाह रिसालत में हदिया अक़ीदत के फूल निशावर किए। ज़ारिन की बड़ी तादाद ने मिलाद में शिरकत की। इस मौके पर महफ़िल नात में मुल्क व कौम की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान और ईरान की समुंदरी सरहद पर नायाब आरा मछली माहीगिरों के जाल में आने का इंकशाफ। WWF पाकिस्तान के मुताबिक 29 अक्टूबर को जेवानी के साहिल पर माहीगिरों ने नायाब नस्ल की आरा मछली के जाल में आने की इत्तला दी। आरा मछली नायाब आबी हयात है और उसकी नस्ल पिछले कई बरसों से मादूमियत के ख़तरे से दो चार है। आरा मछली की दरियाफ्त इस बात का अक्कास है कि यह नायाब मछली अब भी पाकिस्तानी समुंदरों में पाई जाती है और इसके नस्ल की बका के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। पिछले 10 बरसों में इस नायाब आरा मछली की मौजूदगी के सिर्फ 3 शवाहिद सामने आए हैं। आलमी कवानीन के तहत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने 2016 में आरा मछली के शिकार और तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। रुख करते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर जो बाइडन ने रोम में मुलाकात की है। G20 सरबराह इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, आलमी उमूर समेत अफगानिस्तान और शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान F-35 लड़ाका तैयारों से मुताल्लिक उमूर भी ज़ेर-ए-ग़ौर आए। तुर्की F-35 लड़ाका तैयारों के लिए $1 अरब 40 करोड़ की अदायगियाँ कर चुका है, लेकिन अभी तक अमरीका ने ये तैयारे फराहम नहीं किए। नाज़रीन, जापान में ट्रेन पर चाकू बरदार शख्स के हमले में 17 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने ट्रेन में आतिशगीर मादा फेंक कर आग भी लगा दी, जिसके बाद ट्रेन में भगदड़ मच गई और मुसाफिरों ने ट्रेन की खिड़कियों से कूद कर जान बचाई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ें और अभी आपको बताएं कि बरतानिया में ट्रेनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 17 अफराद जख्मी हो गए, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक वाक़या बरतानिया के शहर सैल्सबरी में उस वक्त पेश आया जब टनल से गुजरते हुए ट्रेन किसी चीज़ से टकराकर पटरी से उतर गई। इस दौरान दूसरी ट्रेन भी इससे टकरा गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों को ट्रेन से निकाला। एक मुसाफिर के मुताबिक लोगों को ट्रेन की खिड़की के रास्ते बाहर निकाला गया।
जख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यमन में अरब इत्तेहाद की कार्रवाई में 218 हूसी बागी हलाक हो गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इत्तेहादी फोर्सेस के दरमियान अहम शहर मारिब से 60 किलोमीटर दूर बागियों के काफिले को निशाना बनाया गया, जिससे 24 गाड़ियां तबाह हुईं। यमन में गुज़श्ता साल 7 साल से जारी जंग के दौरान लाखों अफराद हलाक और इससे कहीं ज़्यादा घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। तेल से मालामाल शहर मारिब पर कब्जे की कोशिश में हौसी बागी 2200 से ज़ायद जाने गंवा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात कहता है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मुल्क के पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। तमाम इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहा। मुल्क भर में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। लैम -4, कालाम -2, स्कर्दू और अस्तोर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।